नमस्कार साथियों, मैं अरुण भारद्वाज जीवी यथार्थ एकेडमी के इस शानदार मंच पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, मां सरस्वती की कृपा से आज हम फर्स्ट ग्रेड का सेमिनार कर रहे हैं और स्कूल व्याख्याता भूगोल में क्या सिलेबस है, क्या एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए तैयारी करने के लिए, वो हम यहां डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम बात करते हैं, ये तो इसमें वरिष्ठ माध्यमिक, ये तो गलत हो गया यार, ये क्या डाल दिया यार। इसने गलत कर दिया भाग एक। मैं ना 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 देखिए साथियों, स्कूल लेक्चरर जो एग्जाम है वो भी राजस्थान सरकार नेक्स्ट मंथ में नवंबर के महीने में घोषणा हो सकती है। तो उसके आधार पर हम जो सिलेबस है उसका एनालिसिस कर रहे हैं और सिलेबस में कोई भी चेंजेस आई थिंक हो नहीं पाएगा। तो देखिए, इसके 3 चरण हैं। हालांकि भूगोल को हम मुख्यतः 2 भागों में डिवाइडेड करते हैं। मुख्य 2 भागों में ज्योग्राफी को हम मुख्यतः 2 भागों में डिवाइडेड करते हैं। ज्योग्राफी को मुख्यतः हम 2 भागों में, देखिए साथियों, 2 भाग कौन कौन से हैं। एक तो फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरी है ह्यूमन ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा है ह्यूमन ज्योग्राफी। लेकिन यहां मुख्यतः राजस्थान लोक सेवा आयोग ने इसको 3 भागों में डिवाइडेड किया है। पहला, वरिष्ठ माध्यमिक स्तर का प्रश्न। तो वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के जो प्रश्न हैं वो कक्षा 9, 10 और 11 और 12 की जो एनसीईआरटी की पुस्तक हैं उसका नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी 9, 10th, 11th और 12th की जो विषय सामग्री है या अध्ययन सामग्री है उसमें से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहां ध्यान दीजिएगा कि हम फिजिकल ज्योग्राफी को मुख्यतः हम मुख्यतः 4 भागों में डिवाइडेड करते हैं। कितने भागों में डिवाइडेड करते हैं? 4 भागों में, जिसमें सबसे पहले है लिथोस्फीयर, जिसको हम क्या कहते हैं? स्थल मंडल। क्या कहते हैं? स्थल मंडल। और दूसरा जो आपका है वो है ओशियनोग्राफी, जिसे हम महासागरीय विज्ञान, क्या कहते हैं? महासागरीय विज्ञान या महासागरीय भूगोल। और तीसरा जो यूनिट है वो है क्लाइमेटोलॉजी। यहां तक क्लियर है? जलवायु विज्ञान। और चौथा जो सेगमेंट होता है या चौथा जो पार्ट होता है, पहला है लिथोस्फीयर, स्थल मंडल, जिसमें समस्त स्थलाकृतियां आ जाती हैं। जो स्थल मंडल पर है, जो भी स्थलाकृतियां हैं, जैसे नदी के द्वारा बनाई गई टोपोग्राफी है, वायु के द्वारा
अपक्षय और अपर्दन के द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियां, नदी के द्वारा बनाई गई अपक्षय और अपर्दन से स्थलाकृतियां हेमानी के द्वारा है और पराहेमानी के द्वारा है, या काष्ठ प्रदेशों की स्थलाकृतियां हैं अपक्षय एवं अपर्दन की। और स्थल मंडल में हमारी पृथ्वी की संरचना है, चाहे ऊपर की संरचना हो चाहे आंतरिक भाग की आंतरिक संरचना वाला हो, चट्टानों के प्रकार हैं और प्लेट विवर्तन के सिद्धांत है, या स्थल मंडल का या भू का संचलन है वो किस तरीके से होता है। तो इन तथ्यों का या इन यूनिटों का अध्ययन किसमें किया जाता है? स्थल मंडल में किया जाता है। और ओशनोग्राफी में महासागरीय विज्ञान से संबंधित जो भी हैं, महाद्वीपीय तट है और महाद्वीपीय मग्न तट, मग्न ढाल है, अंतःसागरीय मैदान हैं, अंतःसागरीय कंदरा हैं और महासागरीय गर्त हैं, इन सब का अध्ययन ओशनोग्राफी में किया जाता है। फिर इसका जो आपके जो कटक हैं, महासागरीय क्षेत्रों में जो भी कटक हैं, रिजेज हैं, उनका अध्ययन ओशनोग्राफी में किया जाता है। बहुत सारे डिपोजिट हैं, महासागरीय जो अंतःसागरीय निक्षेप हैं और स्थलजात जो निक्षेप हैं, जो समुद्रीय तटीय महाद्वीपीय और महासागरीय क्षेत्र का जो मिलन वाला जो क्षेत्र होता है उसमें जो निक्षेप मिलते हैं, स्थलजात निक्षेप हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। प्रवाल भित्तियां हैं। फिर महासागरीय जो भी परिसंचरण होता है, महासागरीय परिसंचरण में महासागरीय धाराओं का अध्ययन किया जाता है और महासागरीय संसाधनों का। तो ये चीजें महासागरीय भूगोल में अध्ययन की जाती हैं। और एक आपका क्लाइमेटोलॉजी, जिसमें क्लाइमेटोलॉजी से संबंधित, जलवायु विज्ञान से संबंधित जो भी तत्व हैं उनका अध्ययन किया जाता है। जैसे वायुमंडल का संगठन एवं संरचना है और वायुदाब है, वायुदाब की पेटियों का खिसकाव है, वायुदाब परिसंचरण है, इसके बाद में जेट स्ट्रीम है और बादलों का निर्माण है, वायु राशियां हैं, इन सब का वाताग्र है, इन सब का अध्ययन किसमें किया जाता है? क्लाइमेटोलॉजी में किया जाता है। और फिर दूसरा जो चौथा जो वाला पार्ट है वो मुख्यतः इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट वाला है। इकोलॉजी और एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट वाला, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। कौन सा है? पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो ये चार मुख्यतः इकाई किसमें इंक्लूड की जाती हैं? फिजिकल ज्योग्राफी में की जाती हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं वरिष्ठ माध्यमिक स्तर का, जो आपको अभी बताया मैंने कि 9th, 10th, 11th और 12th की जो एनसीईआरटी, एनसीएफ 2005 की से जो पुस्तकें प्रचलित हैं वर्तमान समय में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की राजस्थान के अंतर्गत, उन पुस्तकों से संबंधित जो ज्ञान है वो इस फ्रेजेज में या इस यूनिट में पूछा जाएगा। तो साथियों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना या आंतरिक भाग, तो इसमें पृथ्वी का आंतरिक संरचना देखिए, पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है उसमें कौन कौन से तत्वों की अधिकांशतः है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किन तत्वों की अधिकांश मात्रा पाई जाती है, इस तथ्यों का नॉलेज होना चाहिए। और स्वेस महोदय के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो वर्गीकरण किया गया है, सियाल, सिमा, निफे, उसका अध्ययन इसमें किया जाएगा। और वर्तमान समय में IGU जो इंटरनेशनल जियोफिजिक्स जियोपेडेसी यूनियन है, उसके द्वारा जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्गीकरण किया गया है उसका अध्ययन मुख्यतः इस पृथ्वी के आंतरिक संरचना वाले भाग में किया जाएगा। यहां तक क्लियर है। और काफी विद्वानों के मत भी इसके अध्ययन किए जाएंगे। हालांकि ये जो यूनिट है इसमें 9th, 10th, 11th और 12th वाला जो ज्ञान है यहीं तक नहीं होकर के जो इसकी अप्रोच है वो यूजी लेवल तक हो जाती है। कहां तक हो जाती है साथियों? यूजी लेवल तक, अर्थात स्नातक स्तर का नॉलेज आपको अपडेट होना चाहिए। तो यहां तक क्लियर है। अब देखिए, चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं।
तो चट्टानें मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। आग्नेय चट्टानें हैं और कायांतरित चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानें हैं। ये अच्छा, आग्नेय चट्टानें हैं, आपके अवसादी है और कायांतरित चट्टानें हैं। ये मुख्यतः चट्टानें पाई जाती हैं। तो चट्टाने वाले जो पार्ट में हैं, फिर आपके धरातल पर कौन सी चट्टानें हैं और पाताल में कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं। तो पातालीय चट्टानों में हम मुख्यतः ज्वालामुखी, उद्गार या उद्भेदन से संबंधित जो भी चीजें हैं, जैसे आपने कभी देखा होगा कि ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो उससे निःसृत जो भी सामग्री है या जो भी एलिमेंट्स हैं उनको हम लावा कहते हैं। और जबकि भूगर्भ के अंदर जो भी एलिमेंट्स या जो भी मटेरियल्स हैं उनको हम मुख्यतः क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। तो मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग में या भूगर्भ में कई टोपोग्राफीज का, स्थलाकृति का निर्माण करता है, जैसे वैथोलिथ है, फैकोलिथ है, सिल है, डाइक है। तो इन जो पातालीय जो चट्टानें हैं इनका अध्ययन भी इसमें किया जाता है। और मुख्यतः 3 चट्टानें कौन कौन सी हैं आपने पढ़ा होगा। आग्नेय चट्टानें हैं और इसके पश्चात अवसादी चट्टान। और आग्नेय और अवसादी से अनच्छात्मक जो प्रक्रम है, अनच्छात्मक प्रक्रम का मतलब अपक्षय और अपर्दन से जो भी मलबा प्राप्त होता है उनसे हम क्या, कायांतरित चट्टानें, अवसादी और कायांतरित चट्टानें निर्मित होती हैं। इसमें कायांतरित चट्टान में फोर्स का काम करता है। आंतरिक दाब एवं ताप से जो संरचना या जो चट्टानें या कोई भी आग्नेय चट्टान है, लेकिन आंतरिक दाब एवं ताप से क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। और वो किस में परिवर्तित होती है, कायांतरित चट्टान में। और आग्नेय और कायांतरित चट्टान के अपर्दन से कौन सी चट्टान का निर्माण होता है, अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग का हमने यूजी लेवल का अप्रोच अभी हम चर्चा कर चुके। और चट्टाने में हमने 3 प्रमुख चट्टानें, और इन चट्टानों के भी काफी भाग होते हैं, जैसे एम्फ्लोवाइट चट्टानें है, आग्नेय है, नीस है, शिस्ट है। कायांतरित के बाद में, जैसे आग्नेय चट्टान के कायांतरित बाद में कौन कौन सी चट्टानें बनती हैं, तो उनका अध्ययन भी इसमें किया जाता है। अब देखिए साथियों, भूकंप है। भूकंप का ये लेवल जो चट्टानें हैं इसका लेवल भी यूजी लेवल का होना चाहिए। जो इसकी बेसिक जो अप्रोच है वो तो सिलेबस के अकॉर्डिंग वरिष्ठ माध्यमिक स्तर है, लेकिन हमें अप्रोच यूजी लेवल तक की होनी चाहिए। भूकंप है, भूकंप कितने प्रकार के होते हैं और भूकंप किन क्षेत्रों में आते हैं और भूकंप की कौन कौन सी तरंगें हैं, भूकंप को नापने के लिए किन किन यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, किस स्केल पर नापा जाता है, इन चीजों का अध्ययन हम करेंगे। जैसे PSL जो तरंगें हैं मुख्यतः उन तरंगों को हम डिवाइडेड करेंगे। और फिर भूकंप छाया क्षेत्र का जो बेसिकली आजकल स्कूल लेक्चरर हो चाहे सेकंड ग्रेड वाला सेगमेंट हो, सब में अब एक नया ट्रेंड चला है कि भूकंप से या थर्ड ग्रेड का एग्जाम हो तो भूकंप से जो प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो छाया क्षेत्र से हो चुका है। तो छाया क्षेत्र किस जोन में पड़ेगा, P और S का छाया क्षेत्र कहाँ होगा, भूकंप अधिकेंद्र क्या है, भूकंप मूल क्या है, इन चीजों के बारे में अध्ययन हम भूकंप में करेंगे। अब हम ज्वालामुखी, फिर भूकंप की पेटियां हैं, भूकंप कहां कहां अधिक आते हैं, अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र कौन कौन से हैं विश्व के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो भूकंप के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी एक तो केंद्रीय उद्गार वाले होते हैं, एक दरारी उद्भेदन वाले होते हैं। ज्वालामुखी प्रगति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, शांत ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी, 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। और उद्गार के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी में जो
ज्वालामुखी का जो केंद्र होता है या उसकी जो मुख होता है वो क्या कहलाता है, क्रेटर कहलाता है। क्रेटर का बड़ा स्वरूप कॉल्डेरा कहलाता है। दरारी उद्भेदन वाले में दरार से क्या निकलता है, लावा निश्रित होता है, तो दरारी उद्भेदन वाले। फिर उसके पश्चात हम ज्वालामुखी की पेटियां कौन कौन सी हैं, जैसे प्रशांत मेखला वाली जो पेटी है उसमें ज्वालामुखी उद्गार ज्यादा होते हैं। ज्वालामुखी से निर्मित कौन कौन से पर्वत हैं, इन चीजों का अध्ययन हम किस में करेंगे, ज्वालामुखी में करेंगे। अब साथियों आ जाइए, नई जो अवधारणा है, चाहे हम फर्स्ट ग्रेड की बात करें, सेकंड ग्रेड की या आरएस की, तो प्लेट टेक्टोनिक्स जो थ्योरी है ये सबसे पहले किसने दी, किसने प्लेट शब्द नाम दिया, तो प्लेट शब्द टूजो विल्सन ने दिया। किसने संकल्पना दी, हैरी हेस और रॉबर्ट डीज ने ये प्लेट टेक्टोनिक्स या प्लेट विवर्तन की सिद्धांत की क्या है, संकल्पना दी। इन चीजों का अध्ययन करेंगे। प्लेट के किनारे कौन कौन से होते हैं, अभिसरण है, संरक्षी किनारा है। और फिर प्लेट विवर्तन की सिद्धांत को वर्तमान समय में प्रासंगिक करते हुए विश्व के संदर्भ में, जैसे एंडीज पर्वत श्रृंखला का कैसे निर्माण हुआ और हिमालय पर्वतीय श्रृंखला का निर्माण कैसे हुआ, है ना, आल्प्स का निर्माण कैसे हुआ, रॉकीज का निर्माण कैसे हुआ, तो इन प्लेट्स के किनारों का अध्ययन करेंगे। अपसरण कहाँ होता है, अपसरण से जैसे आपके मध्य अटलांटिक कटक में क्या है, अपसरण का उदाहरण है। मध्य अटलांटिक कटक जो अटलांटिक महासागर में पाया जाता है वो क्या है, अपसरण का उदाहरण है। तो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया और कितनी प्लेटें हैं, मुख्य प्लेटें कितनी, गौण प्लेटें हैं, प्लेटों के किनारे कौन कौन से हैं, और वर्तमान समय में नासा ने अब तक कितनी प्लेटें और खोज लिए हैं, इसरो के माध्यम से कितनी प्लेटों को खोजा गया है, तो इस संदर्भ में और इसका अध्ययन किया जाएगा। तो ये बिल्कुल यूजी लेवल की अप्रोच या वर्तमान समय तक जो भी रिसर्च हुआ है उसका अध्ययन हम किस में करेंगे, प्लेट टेक्टोनिक्स में करेंगे। अब हवा का कार्य, विंड जो आपकी एयर है, इससे हवा का कार्य, अब हवा का कार्य से के मतलब यह है, यहां जो भी जैसे बहता हुआ जल है या हवा है, हिमानी है, इनके द्वारा अपक्षय एवं अपर्दन से और निक्षेपण से किन किन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, उन स्थलाकृतियों का अध्ययन किस में किया जाएगा, इसमें किया जाएगा। यहां तक क्लियर है। बहता हुआ पानी अर्थात नदी के द्वारा जो भी अपक्षय के द्वारा जो भी स्थलाकृतियां बनेंगी उनका अध्ययन किया जाएगा। अब जैसे हवा के कार्य हैं, हवा क्या करती है, हवा जब तीव्र गति से बहती है, हवा कितनी ऊंचाई तक अपर्दन करती है, तो 6 मीटर तक की ऊंचाई तक हवा क्या करती है, धरातल से 6 मीटर तक की ऊंचाई तक क्या करती है, अपर्दन करती है। तो देखिए हवा के द्वारा जूजेन है और तुम्हारे गर्त हैं, इनका अध्ययन के, जैसे बरखान है, इसका अध्ययन किया जाएगा। और अपर्दन के माध्यम से कई बालुका स्तूपों का निर्माण होता है, जैसे नेटवर्क वाल का स्तूप है, सब्र काफीज वाल का स्तूप है। तो इन जो टोपोग्राफीज हैं, हवा के अपर्दन और निक्षेपण दोनों के माध्यम से बनने वाली स्थलाकृतियों का अध्ययन हवा के कार्य में किया जाएगा। यहां तक क्लियर है साथियों। अब देखिए बहता हुआ पानी, नदी के द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियों का अध्ययन किया जाएगा, नदी के वेग में कितनी शक्ति होती है, जैसे गिलबर्ट का सिद्धांत है कि नदी के वेग में 6 गुना अधिक शक्ति होती है। तो नदी के अपर्दन से कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती हैं, जैसे नदी के अपर्दन से सबसे पहले बी आकार की घाटी, फिर उसके बाद में आई आकार की घाटी, यू आकार की घाटी है, सोपानी घाटी है, सोपानी संरचना है, या फिर जलप्रपात है, या अवनमन कुंड है, जलप्रपात जहां गिरता है तो उससे क्या है, वहां अपर्दन करता है तो अवनमन कुंड का निर्माण हो जाता है। तो अपर्दन से किन किन स्थलाकृतियों का निर्माण होगा, और नदी के द्वारा निक्षेपण से किस किस का, जैसे तटबंध है, तटबंध के अलावा मैदान है, इन चीजों का किसमें अध्ययन किया जाएगा, निक्षेपण वाली स्थलाकृतियों में अध्ययन किया जाएगा। तो कोई भी टोपोग्राफीज हो या हवा से संबंधित हो
या हिमानी ग्लेशियर से संबंधित हो, या वाटर रेनफॉल से संबंधित हो, या बहते हुए जल से संबंधित हो, तो उसका अध्ययन हम नदी वाले में करेंगे, अपक्षय और अपर्दन में। और ग्लेशियर जो है, हिमानी है, उसके द्वारा कौन कौन सी संरचना का निर्माण किया जाएगा। जैसे हिमानी के द्वारा क्या लाया जाता है, जब हिम पर्वतीय क्षेत्रों से फिसलता है तो अपने साथ क्या लाता है, अवसाद लेकर के आता है, तो उसको हम हिमोड़ कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? हिमोड़ कहते हैं। और ग्लेशियर के माध्यम से कौन कौन सी संरचनाओं का, जैसे यू आकार की घाटी है, फ्योर्ड है, हिमानी निर्मित फ्योर्ड है, कैम है, कैटल है और नूनाटुक है, इन प्रकार की आकृतियों का ग्लेशियर से जो निर्मित अपक्षय और अपर्दन, ग्लेशियर से जो अपर्दन से निर्मित और निक्षेपण से संबंधित, ग्लेशियर से अपर्दन और निक्षेपण दोनों से संबंधित जो स्थलाकृतियां हैं, उनका अध्ययन हम किसमें करेंगे? ग्लेशियर में करेंगे। यहां तक क्लियर है। अब हम जो आपको मैंने समझाया कि फिजिकल जो ज्योग्राफी है, हमने फिजिकल ज्योग्राफी को मुख्यतः कितने भागों में बांटा? फिजिकल ज्योग्राफी को हमने 4 पार्टों में डिवाइडेड किया। कितने पार्टों में डिवाइडेड किया? 4 पार्टों में, जिसमें स्थल मंडल से संबंधित टोपोग्राफी, उसके बाद में जल मंडल और वायुमंडल। तो जल मंडल और वायुमंडल, और उसके पश्चात हम तीनों को मिला देते हैं तो वो क्या कहलाता है? इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तो यहाँ अब हम वायुमंडल की संरचना और संगठन, देखिए वायुमंडल की संरचना एवं संगठन, देखिए ये है संगठन। तो देखिए वायुमंडल कहाँ तक व्याप्त है, हमारे धरातल से किससे आबद्ध है? गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से ये सह आबद्ध है। कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है? तो देखिए जो भी ये हमारा वायुमंडल का जो बहार है या मास है, वो कहाँ तक पाया जाता है साथियों? 32 किलोमीटर तक, 99% वायुमंडल का भार यहाँ तक है। फिर वायुमंडल की जो संरचना है उसमें मुख्यतः कौन कौन सी चीजें हैं? जैसे संगठन है, वायुमंडल का जो संगठन है उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? जैसे गैसेज हैं, जलवाष्प है और धूलकण हैं। तो ये चीज क्या है हुई? संगठन की। और फिर संरचना, हम वायुमंडल की जो संरचना है उसको मुख्यतः 2 भागों में, सममंडल और विषममंडल में बांटते हैं। लेकिन आधुनिक जो वर्गीकरण है तापमान के आधार पर, उसके आधार पर हमने इनको कई पार्टों में डिवाइडेड किया है। जैसे क्षोभ मंडल है, उसके बाद में हम समताप मंडल है, और समताप मंडल के बाद में आपका समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है, और उसके पश्चात वहीर मंडल। तो हमने क्षोभ मंडल के आधार, उसके संरचना के आधार पर, या हम ये कह सकते हैं कि संरचना के आधार पर वायुमंडल की पेटियों को हमने 5 भागों में डिवाइडेड किया है। तो क्षोभ मंडल सबसे पहले, फिर उसके बाद में समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, और उसके बाद में ताप मंडल, थर्मोस्फीयर, ताप मंडल। तो ये हमने 5 भागों में, या वहीर मंडल 5 भागों में हमने डिवाइडेड किया है। फिर सूर्य ताप, इंसोलेशन से प्राप्त जो ऊष्मा है, या ऊष्मा का जो बजट है कि हमारे सूर्य ताप, जो हमारी सूर्य से निकलने वाली लघु किरणों से क्या है, पृथ्वी क्या प्राप्त करती है? ऊष्मा प्राप्त करती है। तो वो ऊष्मा क्या है? 100% आती है सूर्य से निकलने के पश्चात, और ये 100% ऊष्मा फिर क्या है? निर्वात में चली जाती है, वापस वायुमंडल में चली जाती है। तो ये क्या है कि एक बैलेंसफुल है, क्या है? बैलेंसफुल बजट है। तो सूर्य ताप कहाँ अधिक रहेगा? सूर्य ताप जैसे भूमध्य रेखा से सामान्यतः जब हम अध्ययन करते हैं तो भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो तापमान क्या है? घटता जाता है। लेकिन परिस्थितियां हैं वो अलग होती हैं। अब देखिए सूर्य ताप सर्वाधिक कहां मिलता है?
अयनवर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है या उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है, इससे संबंधित तथ्यों का हम अध्ययन करेंगे। और फिर उसके बाद में जो हीट बजट है, जो ऊष्मा का जो बजट है उसका अध्ययन करेंगे, क्योंकि 100% ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य से। और ये 100% सूर्य से प्राप्त होने वाली जो लघु किरणों से जो ऊर्जा है वो अल्बिडो के माध्यम से या दीर्घ तरंगों के माध्यम से या पार्थिव तरंगों के माध्यम से कहाँ चली जाती है? शून्य में चली जाती है। तो इन सब चीजों का हम बजट वाला जो क्षेत्र है उसका अध्ययन करेंगे कि वायुमंडल के अंतर्गत बादलों के माध्यम से कितनी ऊर्जा छीजत होती है और वायुमंडल का जो ऊष्मा बजट है वो क्या है, और उससे ऊपर जो जैसे बादलों के माध्यम से या संवहन वगैरह के माध्यम से कितनी ऊष्मा का क्षय हो जाता है। तो एक क्या है? फ्लो चार्ट है, ऊष्मा का बजट है। आर्द्रता, ह्यूमन से संबंधित, जैसे निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है, सापेक्ष आर्द्रता क्या होती है, इससे संबंधित हम अध्ययन करेंगे। वर्षा है, वर्षा कितने प्रकार की होती है, जैसे पर्वतीय वर्षा है, संवहनीय वर्षा है, चक्रवाती वर्षा है, इससे संबंधित अध्ययन हम इसमें करेंगे। हालांकि ये सारे जो टॉपिक हैं, वायुमंडल की संरचना हो, संगठन हो, सूर्य ताप हो, ऊष्मा बजट हो, आर्द्रता हो, वर्षा हो, इन सब का जो लेवल है या अप्रोच है या स्ट्रेटजी है वो हमारी यूजी लेवल की होनी चाहिए। कौन सी लेवल की होनी चाहिए? यूजी लेवल की होनी चाहिए। अब हम ओशनोग्राफी से संबंधित जो हमने यहाँ देखिएगा, ओशनोग्राफी या हमने जलमंडल, इसको क्या कहा? जलमंडल। तो जलमंडल से संबंधित जो महासागरों की प्रमुख, ये यहाँ इस प्रमुख है, पीपीटी में थोड़ा प्रॉब्लम है, सॉरी, प्रमुख विशेषताएं, महासागरों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, और लवणता है, ज्वार है, महासागरीय धाराएं। तो देखिए महासागरों की जो विशेषताएं हैं, इसमें प्रमुख विशेषताएं महासागरों की, जैसे महाद्वीपीय मग्न तट है, मग्न ढाल है, और महासागरीय मैदान है, महासागरीय गर्त हैं, इनका हम अध्ययन करेंगे। और इसमें उसके पश्चात हम लवणता से संबंधित के लवणता कहाँ अधिक पाई जाती है, जैसे अयनवर्ती क्षेत्रों में लवणता अलग पाई जाती है। लवणता को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ग्राम का प्रयोग किया जाता है। इन चीजों का अध्ययन करेंगे। और लवणता किस तरीके से महासागरीय धाराओं को प्रभावित करती है, प्रभावित होने से किस तरीके से प्रभावित करती है, उस चीजों का अध्ययन इसमें किया जाएगा। ज्वार और भाटा, ज्वार और भाटा कब आता है, लघु ज्वार कब आता है, दीर्घ ज्वार कब आता है, तो इन चीजों का अध्ययन करेंगे। ज्वार में आने के जो आकर्षण बल है वो सूर्य चंद्रमा का बराबर होता है। अब केंद्रीय ज्वार भी आता है, अभी केंद्रीय ज्वार भी आता है, लघु ज्वार भी आता है, दीर्घ ज्वार भी आता है, अर्धदैनिक ज्वार भी है। इन सब चीजों का अध्ययन हम ज्वार भाटा में करेंगे। महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जैसे लवणता है, घनत्व है, और कैरोलियस बल है। तो ये बहुत सारी घूर्णन बल है। महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, महासागरीय धाराएं कितने प्रकार की होती हैं, ठंडी और गर्म होती हैं, कौन कौन से महासागरों में कौन कौन सी महासागरीय धाराएं प्रभावित होती हैं, ठंडी एवं गर्म, उनका अध्ययन हम महासागरीय धाराओं में करेंगे। तो ये अप्रोच लगभग यूजी लेवल और की होनी चाहिए आपकी। अब देखिए साथियों, भारत के संदर्भ में भारत की अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति का वर्गीकरण है, कितने भौतिक विभाग हैं इसका अध्ययन किया जाएगा। जलवायु है, वनस्पति है, मिट्टी है, जनसंख्या है, वितरण और घनत्व, और वृद्धि, आपदा एवं प्रबंधन। भौतिक विभाग में कितने भौतिक, देखिए भौतिक विभाग में कितने भागों में एनसीईआरटी के द्वारा कितने भागों में बांटा गया है, तो मुख्यतः 5 भागों में बांटा है, लेकिन एनसीईआरटी में 6 भागों में डिवाइडेड किया है। सारी चीजों को हम एक एक चीज को एनसीईआरटी के माध्यम से, और मानक बुक जो टेक्स्ट बुकेज हैं, जैसे खुल्लर साहब की है, तिवारी साहब की है, उनके आधार पर, और फिजिकल ज्योग्राफी में सविंदर सिंह जी के आधार पर, और एनसीईआरटी के आधार पर आपको पढ़ाया जाएगा। भौतिक विभाग कितने हैं, जलवायु कैसी है, जैसे
भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। यहां तक क्लियर है। तो जलवायु में ये सामयिक जो पवन है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्या है? सामयिक पवनें हैं। और फिर जब जैसे ही मानसून प्रत्यावर्तित हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उत्तरी पूर्वी मानसून। तो जलवायु का अध्ययन है। वनस्पति कितने प्रकार की पाई जाती है भारत में? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, शुष्क पर्णपाती है, इन चीजों का अध्ययन, जीरोफाइट्स वनस्पति या मरुदगुद वनस्पति। तो इन वनस्पतियों का अध्ययन किया जाएगा। ICSR के माध्यम से मिट्टी के कितने प्रकार हैं और अमेरिकन पद्धति के आधार पर मिट्टी के कितने प्रकार हैं, जैसे वर्टिसॉइल है, अल्फी सॉइल है। तो मिट्टी का क्लासिफिकेशन और मिट्टी के निर्माण के लिए कौन कौन से आवश्यक तत्व, एलिमेंट्स की आवश्यकता है, जनसंख्या, वितरण और घनत्व। आपदा प्रबंधन में हम आपदा से संबंधित चीजें भी पढ़ेंगे। तो ये आपदा कितने प्रकार की होती है, आपदा से संबंधित क्षेत्र कौन कौन से हैं, जैसे हमारा जो उत्तर भारतीय पर्वतीय जो प्रदेश है या हिमालय क्षेत्र है, उसके अंतर्गत लैंडस्लाइड की या भूस्खलन की समस्या सर्वाधिक है। तो इसमें आपदा प्रबंधन से संबंधित चीजें हम क्या है पढ़ेंगे। कब आपदा प्रबंधन की टीमों का गठन हुआ, आपदा प्रबंधन अधिनियम कब आया, और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में आया संसद के द्वारा। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम स्टेट गवर्नमेंट के क्या रूल्स हैं, क्या कार्रवाई होती है, आपदा कितने प्रकार की होती है, और भारत के अंतर्गत मुख्यतः भूस्खलन उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में पश्चिमी घाट से संबंधित क्षेत्र है, उसमें भी लैंडस्लाइड होता है। और चक्रवातीय जो समस्या हैं, जैसे हम प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिणी भारत की बात करें तो मुख्यतः बंगाल की खाड़ी से संबंधित जो भी चक्रवात हैं, चेन्नई में, ओडिशा है, आंध्र प्रदेश है, तो इसमें चक्रवात से संबंधित प्रबंधन है। तो आपदा प्रबंधन में आपदा से निपटने के लिए क्या क्या कार्य होने चाहिए, आपदा कितने प्रकार की होती हैं, और आपदा का आने के पश्चात उसका प्रबंधन कैसे करना चाहिए, और उससे संबंधित लॉ एंड रूल्स क्या हैं, क्या क्या अधिनियम हैं, और स्टेट गवर्नमेंट्स के क्या फंक्शंस हैं, कार्य हैं, उनका टास्क है, उनका अध्ययन इसमें किया जाएगा। जिसमें मुख्यतः आपदा क्या है? बाढ़ है। जैसे बाढ़ सर्वाधिक मात्रा में कहाँ आती है? मध्यवर्ती गंगा के मैदान में। इसकी चर्चा हो चुकी है, लेकिन अभी बता दें, अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे जब एक एक टॉपिक को एनालिसिस करेंगे। तो बाढ़ मुख्यतः मध्य गंगा के मैदान में। सूखा क्या है? पश्चिमी रेतीला जो मरुस्थल है या पश्चिमी घाट का जो वृष्टि छाया प्रदेश है, उसके अंतर्गत सूखा की मुख्य समस्या है। ठीक है। और भूस्खलन है, ये चीजें हैं। प्रमुख फसलें हैं भारत में, कौन कौन सी खाद्यान्न फसलें हैं, व्यावसायिक फसलें हैं, उनका प्रोडक्शन किस किस क्षेत्रों में ज्यादा हो रहा है, और उसके लिए क्या क्या एलिमेंट्स, वर्षा और तापमान की आवश्यक दशाएं हैं, प्रोडक्शन में किस देश का स्थान अधिक है, और भारत में किस राज्य का स्थान कौन से पायदान पर है, इससे संबंधित अध्ययन फसलों में किया जाएगा। खनिजों में उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, खनिजों से संबंधित कौन कौन सी नीतियां स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई हैं, मिनरल्स के से संबंधित माइनर मिनरल्स कौन कौन से हैं, मेजर मिनरल्स कौन कौन से हैं, इससे संबंधित खनिजों से संबंधित चीजों का अध्ययन किया जाएगा। अब मुख्यतः कौन कौन से खनिज हैं? लोएस्क है और बॉक्साइट है, तांबा है, और इसके पश्चात धात्विक खनिज हैं, अधात्विक खनिज हैं। इन सब का हम किस में स्थान, विश्व के संदर्भ में भारत का कौन सा स्थान है, किस स्टेट में क्या प्रोडक्शन होता है धात्विक खनिजों का, अधात्विक खनिजों का, इनसे संबंधित हम अध्ययन करेंगे। फिर उसके पश्चात हमें कोर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं। देखिए, कोर इंडस्ट्रीज का मतलब जो निर्माण सेक्टर में, देखिए एक निर्माण होता है और एक विनिर्माण होता है। बाहरी उद्योगों को हम क्या कहते हैं? निर्माण सेक्टर कहते हैं, और हल्के उद्योगों को हम क्या कहते हैं? विनिर्माण कहते हैं। तो कोर
कोर सेक्टर में हम मुख्यतः लोहा, इस्पात उद्योग और कपास उद्योग और कपड़ा उद्योग का अध्ययन करते हैं। फिर उसके बाद में भारत से संबंधित पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित कौन कौन सी समस्या हैं, जैसे जल प्रदूषण है, जल प्रदूषण अधिनियम कब लाया गया, 1972 में है। वायु प्रदूषण अधिनियम कब लाया गया, 1986 में लाया गया। तो पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित जैसे ध्वनि जो प्रदूषण है उसकी जो लास्ट जो क्षमता है, कई बार आरपीएससी ने काफी बार प्रश्न यहां से पुटअप किया कि ध्वनि प्रदूषण 60 डेसिबल से अधिक जब ध्वनि की मात्रा होती है तो हम उसको ध्वनि प्रदूषण में इंक्लूड करते हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित जो भी चीजें हैं उनका अध्ययन हम इसमें करेंगे। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देखिए ब्रेटलैंड आयोग ने 1987 में सतत विकास की अवधारणा दी। सतत विकास के उद्देश्य क्या हैं, सतत विकास की परिभाषा क्या है, सतत विकास से संबंधित यूएनओ के क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं, सहस्त्राब्दी विकास से संबंधित क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं। तो लेटेस्ट जो भी अपडेट चीजें हैं उनका अध्ययन इसमें सतत विकास में किया जाएगा। फिर हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट जो पार्ट है वो है आपका मानव भूगोल से संबंधित। तो देखिए मानव भूगोल में देखिए मुख्यतः भूगोल को, ज्योग्राफी को हमने कितने भागों में डिवाइडेड किया साथियों, मुख्यतः 2 भागों में डिवाइडेड किया। कौन कौन सी, एक तो भौतिक भूगोल जिसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, क्या कहते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, और एक कहते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी, क्या कहते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी। तो देखिए ह्यूमन ज्योग्राफी में साथियों मानव से को केंद्र बिंदु में रख करके मानव से संबंधित जो भी अंतरक्रिया हैं या अंतर क्रियाकलाप हैं उनका अध्ययन हम कहाँ किया जाता है, ह्यूमन ज्योग्राफी में। या ये कह सकते हैं कि मानव एक क्रियाशील प्राणी है और वो प्रगति में रह करके प्रगति से क्या करता है, अंतःक्रिया करता है, और अंतःक्रिया करने के बाद में किसका निर्माण करता है, भू सांस्कृतिक प्रदेशों का। भू सांस्कृतिक जो प्रदेश हैं इसकी अवधारणा किसने दी, कार्ल सावर ने। तो ये जो ह्यूमन ज्योग्राफी है इसमें केंद्र बिंदु किसको रखा जाता है, मानव को रखा जाता है। तो मानव भूगोल की परिभाषा क्या है, मानव भूगोल की परिभाषा किन किन विद्वानों ने क्या क्या दी गई है, जैसे एनसीईआरटी से संबंधित फ्रेडरिक रेडजेल ने दी, बिडाल डी ब्लांस, या हम एलन चर्चिल सैमुअल की बात कर सकते हैं, हंटिंगटन की बात कर सकते हैं। तो ये जो भी विद्वान हैं उन्होंने मानव भूगोल की क्या क्या परिभाषा दी गई है, मानव भूगोल का दायरा क्या है, मानव भूगोल के सिद्धांत क्या हैं। तो देखिए एवोल्यूशन ऑफ थॉट की बात करें, भौगोलिक जो अवधारणा है उनके आधार पर हम वर्गीकरण करें तो मानव भूगोल की परिभाषा, दायरा, सिद्धांत, मानव भूगोल में कौन कौन सी विचारधाराएं आई, निश्चयवाद, संभववाद, नव निश्चयवाद, इन चीजों का अध्ययन मानव भूगोल में मुख्यतः किया जाता है। तो ये तो ह्यूमन ज्योग्राफी से संबंधित जो वाला पार्ट है वो आपका हो चुका है। अब हम बात करते हैं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक गतिविधियां कौन कौन सी हैं। तो देखिए इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी की जब हम परिचर्चा करते हैं तो उसमें प्राथमिक क्रियाएं कौन कौन सी है, जैसे खनन है और पशुपालन है, और इसके बाद में आखेट संग्रह है, कृषि है, खनन है। इनको हम किस में रहते हैं, प्राथमिक क्रियाओं में रहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, रेड कॉलर्स जॉब कहते हैं। द्वितीयक जो विनिर्माण और निर्माण से संबंधित जो भी इकाइयां हैं, निर्माण मैंने आपको अभी डिफाइन किया, निर्माण से संबंधित जो भी कोर सेक्टर होते हैं जैसे लोह इस्पात है, बॉक्साइट है, एल्युमिनियम्स है और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, ये कोर सेक्टर से संबंधित आती है। या हम सीमेंट उत्पादन के जो भी कारखाने हैं उनको हम कोर सेक्टर्स कहते हैं। तो द्वितीयक श्रेणी को हम ब्लू प्रकार के जॉब कहते हैं, रेड कॉलर्स प्राथमिक को कहते हैं, ब्लू कॉलर संबंधित द्वितीयक कौन कौन सी हैं, जैसे डेयरी है तो डेयरी को हम, पशुपालन करना प्राथमिक क्रिया है, डेयरी क्या है, द्वितीयक क्रिया है। तृतीयक क्रियाएं कौन कौन सी है, तृतीयक क्रियाएं जैसे सेवा देने वाला जो सेक्टर है वो तृतीय क्रिया में है, और चतुर्थ क्रिया में अनुसंधान वाला और प्रबंधन वाला जो क्षेत्र है वो क्या है,
चतुर्थक क्रिया है। तो इन चीजों को हम अध्ययन किस में करेंगे? चतुर्थक क्रिया में करेंगे। और पंचम एक गतिविधि और होती है, तो उसमें पॉलिसी मेकिंग, जो भी सीनियर चीफ्स जो सेक्रेटरीट हैं, सेक्रेटरी हैं, जो अपने अपने डिपार्टमेंट से संबंधित हैं, या पॉलिसी मेकिंग में भारत के अंतर्गत मंत्री उत्तरदायी सिद्धांत होने के कारण नीति निर्माण में कौन सहयोग करता है? कौन करता है? मंत्री करता है। और मंत्री के नीचे कौन होता है? उस विभाग का मुखिया या सचिव होता है। तो नीति निर्माण से संबंधित जो भी पार्ट है वो पंचम क्रियाओं में आता है। इसके पश्चात परिवहन, संचार और व्यापार। तो परिवहन जो ट्रांसपोर्टेशन है वो विश्व के अंतर्गत कितने प्रकार का है? मुख्यतः 4 प्रकार का है। देखिए, स्थल जात परिवहन। स्थल जात परिवहन में मुख्यतः सड़क परिवहन है। तो आजकल साथियों सड़क परिवहन में भी जो भी कॉन्टिनेंटल्स हैं या कंट्रीज हैं या महाद्वीप हैं, उनमें महाद्वीप पार महाद्वीपीय सड़कों का भी निर्माण हो चुका है। तो इसमें हम सड़क से संबंधित और रेल परिवहन, क्योंकि पार महाद्वीपीय रेल नेटवर्क भी तैयार हो चुके हैं, तो सड़क परिवहन, रेल परिवहन और वायु परिवहन, और एक होता है जल परिवहन, और 5वां होता है कौन सा? पाइपलाइन परिवहन। तो 5 जो भी ट्रांसपोर्ट के जो साधन हैं या व्यापार के जो भी साधन हैं, उनका अध्ययन हम इसमें करते हैं, जिसको हम ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी कहते हैं। अब हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी की बात करें तो विश्व जनसंख्या का वितरण, किस किस जनसंख्या का वितरण, जैसे उत्तरी गोलार्ध को हम क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध को हम स्थल गोलार्ध कहते हैं। क्योंकि स्थल गोलार्ध क्यों कहते हैं? क्योंकि विश्व की जो पॉपुलेशन है वो 80% पॉपुलेशन मुख्यतः नॉर्थ गोलार्ध में सेटल्ड है, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या पाई जाती है? 20% जनसंख्या पाई जाती है। तो हम स्थल, जब हम बात करते हैं ग्लोब के संदर्भ में, तो उत्तरी गोलार्ध को हम क्या कहते हैं? स्थल गोलार्ध, और दक्षिणी गोलार्ध को हम क्या कहते हैं? जलीय गोलार्ध। तो देखिए, स्वाभाविक है कि जहां स्थल ज्यादा होगा तो वहां जनसंख्या अधिक होगी। तो वहां जैसे उत्तरी गोलार्ध में क्या है? स्थल भाग अधिक है, तो जनसंख्या भी स्वाभाविक है वहां अधिक है। और दक्षिणी गोलार्ध में स्थल भाग का अभाव है, जल का भाग क्या है? ज्यादा है, तो वहां क्या है? जनसंख्या कम पाई जाती है। और जनसंख्या का घनत्व कैसा है? कौन कौन से देश क्या है? अधिक सघन बसे हुए हैं। तो देखिए साथियों, हम बात करते हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया की या पूर्वी एशिया की। दक्षिणी पश्चिमी एशिया को छोड़ करके हम पूर्वी एशिया की बात करें या दक्षिणी पूर्वी एशिया की बात करें, तो ये क्या है? सघन बसा हुआ है। और हम बात करें पश्चिमी यूरोप की, तो वो भी सघन बसा हुआ है। और उत्तरी अमेरिका की हम बात करें या संयुक्त राज्य अमेरिका, जब हम कनाडा और अमेरिका को इंक्लूड कर लेते हैं तो उसको संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो उत्तरी पूर्वी भाग है वो क्या है? सघन बसा हुआ है। तो कौन कौन से क्षेत्र क्या है? जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। कहां कहां FTR जनसंख्या वृद्धि दर कहां ज्यादा है? देखिए, स्वाभाविक है कि अल्प विकसित जो देश हैं या विकासशील देश हैं उनमें FTR ज्यादा है विकसित देशों के अपेक्षाकृत। और मानव विकास की अवधारणा से संबंधित जो भी सेगमेंट है, जैसे यूएनओ के तत्वाधान में एक UNDP कार्यक्रम चलाया गया 1990 में महबूब उल हक और अमर सेन ने, तो वहां उन्होंने एक अवधारणा दी जिसमें प्रति व्यक्ति आय है, साक्षरता है और जीवन प्रत्याशा है। तो 3 चीजों को लेकर के उन्होंने क्या है? मानव विकास की अवधारणा का पैमाना रखा। तो इन चीजों का अध्ययन इसमें किया जाएगा। अब देखिए, पैमाने कितने प्रकार के होते हैं? मानचित्र और प्रक्षेपण। तो देखिए, पैमान जो स्केल है वो कौन कौन से स्केल होते हैं? पैमाना कौन कौन सा होता है? मानचित्र हैं, प्रक्षेप हैं, कितने प्रकार के होते हैं प्रक्षेप? अब हम
ये स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी है, माध्यिका बहुलक मानक विचलन है, स्टैंडर्ड मानक विचलन है, काल प्रियेशन की विधि के द्वारा, है ना, सहसंबंध है, इनका अध्ययन करेंगे। सहसंबंध है, समतल ताल का सर्वेक्षण है, पैमानों में कौन कौन से पैमाने हैं, छोटा पैमाना कौन सा है, लघु पैमाना कौन सा है, बड़ा पैमाना कौन सा है, मानचित्र पैमाना कौन सा है, और भू कैंडल जो आपके मैप वाले जो आते हैं मानचित्र, उसका पैमाना क्या होता है। स्थानिक जो सूचना प्रकृति है ये इस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल इंफॉर्मेशन जो सिस्टम है इसका अध्ययन भी इसमें किया जाएगा। तो ये आपका कार्टोग्राफी से संबंधित जो भी पार्ट है इसका अध्ययन हम इसमें करेंगे। और इसका जो लेवल है वो 11th और 12th वाला होगा, लेकिन अप्रोच की जब हम बात करते हैं तो वो अप्रोच लगभग यूजी के आसपास होगी। अब हम बात करते हैं अगला चरण। अब देखिए भाग सेकंड स्नातक स्तर, इसमें भू संतुलन है। भू संतुलन से संबंधित जो भी अवधारणा है, किन किन विद्वानों ने दी, पृथ्वी की हलचलें हैं, पृथ्वी में कौन कौन सी हलचलें होती हैं, भू संचलन होता है, तापमान का व्युत्क्रम है, दबाव प्लेट है, पवन है, पवन का परिसंचरण है। देखिए दबाव प्लेट जो भी होता है, वायुदाब परिसंचरण, जैसे आईटीसी का उत्तर की ओर खिसकाव, एनआईटीसी में दक्षिण की ओर खिसकाव, एसआईटीसी में इसका अध्ययन करेंगे। दुनिया की जलवायु का वर्गीकरण, विश्व के संदर्भ में कौन कौन सी जलवायु कहाँ पाई जाती हैं, कोपेन थार्नवेट के संबंध में, महासागरीय कोरल रीफ जो भी प्रवाल बत्तियां हैं उनका हम अध्ययन इसमें करेंगे। मानव भूगोल में आधुनिक विचारधारा, कौन कौन सी विचारधारा हैं, जैसे निश्चयवाद है, संभववाद है, और निश्चयवाद और संभववाद को मिलाकर के नव निश्चयवाद है। और प्रवसन जो है, मानव का स्वभाव है कि मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करता है, प्रवास करता है। तो प्रवास के दो प्रकार होते हैं, एक उत्प्रवास और आप्रवास। प्रवसन के कारक कौन कौन से होते हैं, प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, कि मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करता है, इनके कारणों का अध्ययन करेंगे। प्रकार कौन कौन से होते हैं, किन किन विद्वानों ने, भूगोलवेत्ताओं ने प्रवसन के नियम बनाए, जो उनका अध्ययन हम इसमें करेंगे। जैसे ली है, रॉयली है, काफी विद्वानों ने क्या है, प्रवास के सिद्धांत बताए गए हैं। दुनिया की जातियों का वर्गीकरण, जो भी रेंजेस हैं, जैसे कॉकेसाइड है, नॉर्डिक है, इन निग्रो है, ऑस्ट्रेलियन है, मंगोलाइड है, तो दुनिया की जो जातियां हैं उनका वर्गीकरण इसमें और वितरण इसमें अध्ययन किया जाएगा। प्राकृतिक संसाधन है, कौन कौन से संसाधन हैं, उनका वितरण किस किस क्षेत्र में है, कौन कौन से प्राकृतिक, इसमें हम मुख्यतः इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी को ही लेंगे कि कौन कौन से, जैसे लोहा सर्वाधिक मात्रा में कहाँ मिलता है ना, बॉक्साइट कहाँ मिलता है ना, उसके बाद में टिन सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, कौन कौन सी खाने हैं, इन सब का अध्ययन इसमें किया जाएगा। दुनिया के कृषि क्षेत्र और दुनिया के औद्योगिक क्षेत्र, कौन कौन से कृषि क्षेत्र हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में मरे डार्लिंग का मैदान है, उस क्षेत्र में क्या है, सघन खेती की जाती है। जैसे इरावदी है, मेकांग है, चीन में यांगती सियांग है, हांगो है, तो कौन कौन से क्षेत्रों में सघन खेती की जाती है। कृषि क्षेत्र कौन कौन से हैं, जैसे हम जैसे स्टेपीज की बात करें, है ना, और उसके बाद में कैंटेबरीज की बात करें, कौन कौन से कृषि प्रदेश पाए जाते हैं, प्रेरीज की बात करें, तो कृषि क्षेत्रों का अध्ययन किया जाएगा। दुनिया के औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन से हैं, जैसे जापान में कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र हैं, यूरोप में कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र हैं, जर्मनी के कौन कौन से हैं, फिर हम ब्रिटेन में कौन कौन से हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन कौन से हैं, और वहाँ से संबंधित किन किन उद्योगों की अपनी एक पहचान है उस क्षेत्र विशेष की, उनका अध्ययन इसमें करेंगे। अब हम लास्ट बात करते हैं भूगोल की परिभाषा, दायरा, प्रगति और उद्देश्य।
हमने विचारधाराओं से संबंधित अध्ययन कर लिया। फिर भूगोल में किन किन स्कूलों का विकास हुआ, सबसे पहले यूनानियों का हुआ, ग्रीस वासियों का हुआ, फिर उसके बाद में रोमन भूगोलवेत्ता आए, फिर फ्रांसीसी आए। तो इस तरीके से इन भूगोलवेत्ताओं में मुख्यतः हम किन किन का अध्ययन करेंगे, हम्बोल्ट, रिटर, रेडजेल, हॉर्सेन, हटिंगटन, बलाचे और कार्ल सॉवर का अध्ययन किया जाएगा। राजस्थान में आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि राजस्थान में के प्राकृतिक भूगोल अर्थात ये भौतिक विभाजन से संबंधित है। किससे संबंधित है? भौतिक विभाजन। कि राजस्थान में कितने भौतिक प्रदेश हैं, किन किन भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, इसका अध्ययन। जल निकासी, ये अफवाह तंत्र है। क्या है? अफवाह तंत्र। तो अफवाह तंत्र के बारे में अध्ययन करना है। राजस्थान की जलवायु है, वनस्पति, मिट्टी, सिंचाई, प्रमुख फसलें, प्रमुख खनिज, प्रमुख उद्योग, जनसंख्या, वितरण और घनत्व, मरुस्थलीकरण और कृषि जलवायु, एग्रो क्लाइमेट जोन, ये या रिलीजन। तो इन चीजों का अध्ययन हम राजस्थान के संदर्भ में करेंगे। यहां तक क्लियर है? और पीजी वाला जो पार्ट है, ये पीजी वाला है, ये पीजी वाले टॉपिक्स हैं। विचार का भूगोल, तो व्यवहारिक भूगोल क्या है? भूगोल में कौन कौन से भूगोलों का जो विचारधाराएं, जैसे मानववाद है, आदर्शवाद है ना, ये विचारधाराएं क्या है? मातृत्व क्रांति है। ये विचारधाराएं क्या है? विकसित हुई, भूगोल में विकसित हुई। तो व्यवहारिक भूगोल क्या है ना? तो ये विचारधाराएं, मानवतावाद क्या है, आदर्शवाद क्या है ना, इन विचारधाराओं का अध्ययन किया जाएगा। भारत में भूगोल का विकास कैसे हुआ, देखो भारत में किस तरीके से जो भारतीय भूगोलवेत्ता थे 19वीं जो शताब्दी है उससे पहले, सॉरी हम ये कह सकते हैं 20वीं शताब्दी, 1900 शताब्दी को हम 20वीं शताब्दी कहेंगे, जैसे 1920 या 1960 को हम क्या कहेंगे? 20वीं शताब्दी। देखिए मुख्यतः भारत में 20वीं शताब्दी में भूगोल का विकास हुआ, क्योंकि इससे पूर्व भूगोल पढ़ने कहाँ लोग जाते थे? विदेश जाते थे, वहीं पीएचडी करते थे। तो भारत में सर्वप्रथम कहाँ ग्रेजुएशन स्तर पर भूगोल चलाई गई, फिर कहाँ स्नातकोत्तर स्तर पर भूगोल का अध्ययन करवाया गया, फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट रखा गया भूगोल का, और भूगोल से संबंधित फिर पीएचडी के कार्यक्रम, और भूगोल के जो भारत में विद्वान हुए उन्होंने क्या क्या अपने विचार प्रस्तुत किए, क्या क्या अवधारणाएं बताई, और भूगोल में किन किन परिषदों का विकास हुआ। तो इससे संबंधित भारत में भूगोल के विकास से संबंधित अध्ययन किया जाएगा। भू आकृति विज्ञान में मौलिक अवधारणा, ढलान और विकास। तो देखिए ढलान और विकास, ढाल कितने प्रकार के होते हैं? सपाट ढाल, चौरस ढाल, स्टीप ढाल, है ना। तो इन ढालों का कोण कितना होता है, डिग्री कितनी होती है, तो इससे संबंधित जैसे किंग का वर्गीकरण है, डेविस का है, पेंक का है, उनसे संबंधित जो भी मौलिक अवधारणा है उनका अध्ययन। और ढाल कितने प्रकार के होते हैं? भू आकृतिक मानचित्रण का अनुप्रयोग पर्यावरणीय भू आकृति विज्ञान में। फिर हम आर्थिक भूगोल में मुख्यतः वेबर का अध्ययन करते हैं, और भारत के आर्थिक प्रदेश नहीं होकर के ये औद्योगिक क्षेत्र हैं। क्या है? इंडस्ट्रियल एरियाज। क्या है? इंडस्ट्रियल एरिया। तो भारत में कौन कौन से औद्योगिक प्रदेश हैं? जैसे छोटा नागपुर के पठार के आसपास का औद्योगिक प्रदेश, हुगली प्रदेश, मेरठ दिल्ली वाला औद्योगिक प्रदेश है, कोयम्बटूर वाला औद्योगिक प्रदेश है। कितने औद्योगिक प्रदेश हैं, कितने उप औद्योगिक प्रदेशों में बांटा है, कितने मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, कितने उप उद्योग हैं। फिर शहरी भूगोल, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक कालों में शहरों की उत्पत्ति और विकास, और अमलैंड नगर नियोजन के सिद्धांत। तो देखिए साथियों, अर्बन जो ज्योग्राफी की बात करते हैं तो प्राचीन समय में कौन कौन से नगर हुआ करते थे? देखिए शैक्षिक नगर हुआ करते थे, धार्मिक नगर हुआ करते थे, और दो नगरों
जो मतलब दो दूर दूर वाले जो नगर थे उनके मध्य में एक मिलन शहर हुआ करते थे। तो इस तरीके से प्राचीन काल में कौन कौन से शहर थे, धार्मिक, आर्थिक, शैक्षिक, और मध्यकालीन में कौन कौन से शहर थे, और आधुनिक कालों में शहरों की उत्पत्ति और विकास किस तरीके से हो रही है। जैसे ईओपोलिस, पोलिस है, नगर विकास से संबंधित जो भी सिद्धांत हैं, जो भी विद्वान हुए हैं, उनकी अवधारणा हम इसमें अध्ययन करेंगे, उनसे संबंधित सिद्धांत हैं। तो जैसे पोलिस, ईओपोलिस, मेट्रोपोलिस, मेगापोलिसी, नेक्रोपोलिस, फिर उसके बाद में शहर विकसित होता जाता है तो खत्म हो जाता है। किन किन विद्वानों ने कौन कौन सी अवधारणाएं दी, उनका अध्ययन शॉर्ट में। अमलैंड, एक नगर का प्रभाव क्षेत्र क्या होता है, नगर नियोजन से संबंधित सिद्धांत, इन चीजों का अध्ययन इसमें करेंगे। अब हम आगे बात करते हैं। तो कृषि भूगोल में ब्यानथून का कृषि स्थान क्या है, इससे संबंधित उसने कितनी पेटियों का वर्गीकरण किया। 6 मुख्यतः क्या है कृषि पेटियां मिलती हैं, उनका वर्गीकरण किया। किसमें पशुपालन हो रहा है, किसमें सघन कृषि या गहन कृषि हो रही है, किसमें परती छोड़ी जा रही है, किसमें परती नहीं छोड़ी जा रही है। तो इन चीजों का जो बोनथ्योन महोदय थे, उन बोनथ्योन महोदय ने क्या आधार रखा, क्या पैरामीटर्स रखा, उन चीजों का अध्ययन, कौन कौन सी पेटियां रखी, उन पेटियों में क्या क्या प्रोडक्शंस हो रहा है, और जैसे भी संबंधित, जैसे नगर के आसपास का जो क्षेत्र है उसमें ट्रक फार्मिंग की जाती है। जैसे मुख्यतः क्या है, डेयरी उत्पाद से संबंधित जो भी प्रोडक्ट हैं या फल हैं या सब्जी है, उनका उत्पादन अधिक किया जाता है। फिर दूसरी पेटी जलाऊ लकड़ी की। तो उन्होंने आर्थिक लगान को या ट्रांसपोर्ट को, परिवहन व्यय को मुख्य आधार रखा। किन किन चीजों को बेसिकली, तो इन चीजों का अध्ययन करेंगे, कौन कौन सी पेटियां हैं। अब भारत में हरित क्रांति कब आई, यहां से पिछली बार स्कूल लेक्चरर में प्रश्न पूछा। भारत में हरित क्रांति का जो सेगमेंट था या प्रारंभ था, ओपनिंग था, वो 1966-67 में ही हो चुका था। लेकिन बृहद स्तर पर हरित क्रांति 1977-78 में भारत में आई, जिससे भारत में प्रोडक्शन डबल हुआ और भारत में हरित क्रांति से संबंधित क्या है, काफी लाभ, अच्छा दृष्टिकोण दिखा, काफी लाभ कमाया किसानों ने, प्रोडक्शन में भी वृद्धि हुई। लेकिन इससे क्या है कि जो अधिक जो पूंजीपति जो किसान थे वो ज्यादा अत्यधिक लाभ ले पाए, जबकि जो छोटे किसान थे, गरीब जो किसान थे, वो लाभ नहीं ले पाए, जिससे आर्थिक असमानता का विकास हुआ। तो भारत में कृषि वानिकी, एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है, कब कंसेप्ट आया इसका, है ना, इसका एग्रो फॉरेस्ट्री कितने प्रकार की होती है शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में, इसके लाभ क्या हैं, इसके विकास के पायदान क्या हैं, इससे वनीकरण को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इससे सामुदायिक जो खाली स्पेस जो जमीन पड़ी हुई है या सामुदायिक जो जमीन पड़ी हुई है उसका सदुपयोग किस तरीके से किया जा सकता है, और वनीकरण को या वनों का जो परसेंटेज है उसमें ग्राफ को बढ़ाया जा सके। जनसंख्या भूगोल में जनसंख्या के सिद्धांत हैं, जिसमें जनसंख्या के मुख्य सिद्धांत कौन कौन के हैं, माथल्स के हैं और सैमसन और नोटिस्टन के हैं। जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत है ना, ऑप्टिमिज्म थ्योरी है। भारत सरकार की जनसंख्या नीति, जैसे भारत सरकार की जनसंख्या नीति 2000 में आई थी, उसके क्या पायदान हैं, उसमें एफटीआर को कम करने का क्या उद्देश्य रखा है, मातृत्व मृत्यु दर को कितना कम करना है, शिशु मृत्यु दर को कितना कम करना है, ये सारे प्रावधान जनसंख्या नीति में हैं। अब राजनीतिक भूगोल का विकास भारत में, विश्व के संदर्भ में भारत में कि राजनीतिक भूगोल का विकास कब हुआ, किस विद्वान के द्वारा हुआ। फ्रेडरिक रेटजेट महोदय को राजनीतिक भूगोल का पिता कहते हैं। फिर जेलन आया, हाउस ओपर आया, भू राजनीतिक अवधारणा आई, जिसमें मैकेंडर की अवधारणा क्या थी, है ना, और मैकेंडर है, हॉटसॉन है, इनके पैरामीटर्स क्या थे मैकेंडर की अवधारणा के, है ना। स्टीफन
वी जोन्स है, इसका विचार है, कैसे निर्णय है, विचार है। इसके बाद में एक नए राज्य की अवधारणा विकसित हो जाती है, राजनीतिक भूगोल का एकीकृत क्षेत्र का सिद्धांत, है ना। और सीमांत और सीमाएं, सीमांत और सीमाएं क्या हैं? सीमाएं क्या होती हैं? एक रेखा होती है। सीमा क्या होती है? एक रेखा दो देशों के मध्य में। जबकि सीमांत क्या होता है? प्राकृतिक क्षेत्र होता है। क्या होता है? एक प्राकृतिक क्षेत्र होता है, वो क्या कहलाता है? सीमांत कहलाता है। बफर स्टेट कौन कौन से हैं? जैसे भारत और रूस के मध्य में बफर स्टेट कौन हुआ करता था? अफगानिस्तान हुआ करता था। तो राजनीतिक जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, इसके अंतर्गत हमने काफी चीजों का अध्ययन किया, है ना। अब हम आगे बात करते हैं, ये आपका शैक्षणिक मनोविज्ञान वाला पार्ट भी है, जहां से लास्ट टाइम 20 प्रश्न पूछे। हालांकि सिलेबस के अकॉर्डिंग 30 प्रश्न पूछने का अधिकार है। तो यहां तक आपका ये सिलेबस एनालिसिस का पार्ट पूरा हुआ, और अब हम आगे चर्चा करते हैं। तो देखिए, स्ट्रेटजी मुख्यतः क्या रहेगी? देखिए, स्ट्रेटजी जो आपकी मुख्यतः क्या क्या रहेगी? देखिए, हाँ, जीबी यथार्थ एकेडमी के अंदर फर्स्ट ग्रेड के बैच का आज पहली बार यहाँ सेमिनार हमने किया है 20 अक्टूबर को। तो देखिए साथियों, देखिए हमारे यहाँ ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड जो ज्योग्राफी है, इसके फर्स्ट ग्रेड की जो स्ट्रेटजी है या रणनीति है, वो मुख्यतः क्या रहेगी? देखिए साथियों, सबसे पहली जो रणनीति है हमारे यहां, देखिए सबसे पहले हम PYQ को करवाएंगे। जो भी अब तक जो भी पेपर हुए हैं, लगभग 7 पेपर आपके कंडक्ट RPSC करवा चुकी है। तो सबसे पहले हम जो PYQ है 7, उनका क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। और उनका अध्ययन इस तरीके से किया जाएगा कि कोई भी प्रश्न हो, माना कि छोटे से लेकर के बृहद स्तर का या PG टॉपिक का, जैसे माना कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी का पिता किसे कहा जाता है? तो फ्रेडरिक रेडजेल महोदय को पॉलिटिकल ज्योग्राफी का पिता कहा जाता है। तो फ्रेडरिक रेडजेल महोदय से संबंधित जो भी फैक्ट्स हैं, या जो भी अब तक जो भी टेक्स्ट बुक से इसके अंदर या NCERT के अंदर जो भी तथ्य दे रखे हैं, या जो भी सामग्री है, अध्ययन सामग्री है, उसको सरल एवं सुबोध तरीके से आपको क्या है? बताया जाएगा। और ये चीज मेरी अभी आप सभी साथियों को सुनकर के ये खुशी होगी कि सिकबाल पब्लिकेशन से मेरे 7 जो अभी पेपर हुए हैं वो प्रकाशित होने जा रहे हैं दीपावली के पश्चात। तो उसमें मैंने इस तरीके से एनालिसिस किया है प्रत्येक चीज का कि लगभग क्योंकि पुराने पेपर्स के आधार पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर जो पेपर का निर्धारण करते हैं या पेपर सेट करते हैं, तो वहां उस चीज को एक गाइडलाइन के तौर पर रखा जाता है, या हम ये कह सकते हैं पैरामीटर्स के आधार पर रखा जाता है। तो लगभग हम बात करें तो पुराने जो पेपर्स के PYQ हैं, वहां से आप यदि उनको सीरियस ढंग से पढ़ोगे तो लगभग 70 प्रश्न आप अचीव कर जाओगे। आई थिंक, मैं ये सोचता हूं और ये आशा करता हूं, लगभग दीपावली के पश्चात ही 70 प्रश्न आप अचीव करने लग जाओगे। वो ज्यादा मोटा भी नहीं है, लगभग 125 पन्ने हैं उसमें, डबल साइड 125 पन्ने दोनों साइड, 125 एक पन्ना। तो लगभग आप PYQ को आप इंक्लूड कर जाओगे। फिर हमारा दूसरा जो है NCERT जो है, उस NCERT में हमने 9, 10, 11 और 12 इनको हमने इंक्लूड किया है। और इसमें जो भी टॉपिक्स हैं या कोई भी टॉपिक्स हो, जैसे वायुमंडल संगठन एवं संरचना हो, या महाद्वीपीय संरचना हो, या
कोई भी टॉपिक हो या नदी से संबंधित स्थलाकृतियां हो या बहते जल से या हिमानी से संबंधित कोई भी स्थलाकृतियां, अपरदन और निक्षेपण से संबंधित है, तो एनसीईआरटी में उसको हालांकि कम स्तर पर दे रखा है, लेकिन हम उस एनसीईआरटी से उठा करके उसकी जो अप्रोच है उस अप्रोच को हम यूजी लेवल तक लेकर के जाएंगे। कहां तक जाएंगे? यूजी लेवल तक। और ये यूजी लेवल तक अप्रोच लेकर जाने से फायदा क्या होगा कि आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। तो साथियों, मेरी एनसीईआरटी की पुस्तक ही जल्दी ही सिकबाल पब्लिकेशन से आने वाली है, जिसमें हमने 9th 10th 11th 12th को इंक्लूड किया है, लेकिन उसकी जो अप्रोच है वो यूजी लेवल तक की है। और इसके पश्चात हमारे पीजी टॉपिक्स अलग से हमारे कोचिंग के यहां से आपको मिलेंगे। पीजी टॉपिक आपको अलग से प्रोवाइड करवाए जाएंगे। जैसे ही आज हमने पहला सेमिनार लिया है, तो पीजी टॉपिक्स की आपको अलग से एक बुकलेट मिल जाएगी, वो फॉन्ट्स में मिलेगी। कैसे मिलेगी? फॉन्ट्स में। जैसे आपने स्प्रिंग बोर्ड जो कोचिंग है उसके नोट्स देखे होंगे, द नोट्स आपके, तो फॉन्ट में हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि वर्तमान समय में लोग क्या है या विद्यार्थी हैं, सबसे ज्यादा तर्क संगत फॉन्ट्स को ही मान्य करते हैं। तो साथियों, ये तो हमारा PYQ का हो गया, और ये हमारी एनसीईआरटी है। और एनसीईआरटी का भी क्या करवाएंगे हम? MCQ। एनसीईआरटी का भी पर टॉपिक MCQ करवाया जाएगा। तो MCQ एनसीईआरटी की हमारी पुस्तक सिकबाल पब्लिकेशन से आ रही है, और PYQ का भी अध्ययन हम एनसीईआरटी के आधार पर टॉपिक हम अध्ययन करवाएंगे। क्योंकि देखिए, आयोग के द्वारा, आरपीएससी के द्वारा साथियों स्पष्ट किया हुआ है कि हम 60% सिलेबस किसका रखेंगे? 11th 12th, जिसमें हम 9th और 10th को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो साथियों, ये तथ्य को ध्यान में रखते हुए हमने एक स्ट्रेटजी बनाई, एक रणनीति बनाई, और उस रणनीति के अंतर्गत हमने 9th 10th 11th 12th एनसीईआरटी, हालांकि सभी टॉपिक्स को हम लेकर के आए डिस्क्राइब्ड रूप में वर्णन करते हुए, और वर्णन करते हुए के अलावा भी हम एनसीईआरटी का आपको MCQ प्रोवाइड करवाएंगे, और वो MCQ अद्वितीय होंगे। उन MCQ को हल करने में क्या है, काफी संघर्ष करना पड़ेगा। तो ये हमारे दो सेगमेंट हैं अलग से, PYQ का प्रोग्राम और एनसीईआरटी। ये वर्णनात्मक डिस्क्राइब्ड आपको बुक मिलेगी सिकबाल पब्लिकेशन की, और एनसीईआरटी हम MCQ भी पर टॉपिक के अकॉर्डिंग करवाए जाएंगे। यहां तक क्लियर है साथियों? और पीजी टॉपिक आपको फॉन्ट्स में अवेलेबल करवाए जाएंगे, जिसमें पर टॉपिक क्या होगा? पर टॉपिक काफी मेहनत की जाएगी, काफी क्या है, रिसर्च किया जाएगा कि प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। और इसके पश्चात एक हमारा सेगमेंट या अलग से एक प्रोग्राम और है फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी वालों के लिए, एक संभावित प्रश्नों का कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। और ये संभावित प्रश्नों का कार्यक्रम, ये संभावित जो प्रश्नों का जो कार्यक्रम है, ये पर टॉपिक होगा। क्या होगा? पर टॉपिक। क्या होगा? पर टॉपिक। जैसे हमने माना कि स्थल मंडल में पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित जो टॉपिक है, उससे संबंधित सारे प्रश्न उससे क्या प्रश्न पत्र में इंक्लूड किए जाएंगे कि टॉपिक एनालिसिस करने के पश्चात, टॉपिक पढ़ाने के पश्चात फिर हम दोबारा से MCQ करवाएंगे, तो वो टॉपिक फिल्टर होकर के क्लासरूम में आ जाए। तो संभावित प्रश्नों का भी कार्यक्रम पर टॉपिक के माध्यम से लाया जाएगा। और अध्ययन सामग्री आपको फॉन्ट नोट्स में प्रोवाइड कराई जाएगी। फॉन्ट्स नोट्स में क्या है, प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है साथियों, देखिए ये जो प्रोग्राम्स हैं, ये हमने काफी
मनोवैज्ञानिक ढंग से निर्धारित किया गया है। ज्योग्राफी का मैं और मेरे साथी असिस्टेंट प्रोफेसर आज मौजूद नहीं हैं, डॉक्टर अभय कुमार जी, वो उन्होंने ये कहा कि हमें फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी इस तरीके से पढ़ाना है कि कोई भी बच्चा ये या कोई भी विद्यार्थी इस तरीके से नहीं कहे कि मेरी अप्रोच 100% पर नहीं है। हम देखिए, जहां टीचर अपेक्षित तौर पर टॉपिक इतनी मेहनत करता है और छात्र को ये लगना चाहिए या विद्यार्थी को ये लगना चाहिए कि शिक्षक ने जो भी टेक्स्ट बुक से हैं या एनसीईआरटी है या जो भी मानक पुस्तकें हैं उनमें से अध्ययन सामग्री को निकाल करके और क्लासरूम में पढ़ाया है, तो उस परिपेक्ष में साध और साधन की क्या है, पवित्रता दिखाई देती है या परिलक्षित होती है। जब इस तरीके से आत्मा से एक आवाज निकलती है तो वहां लगभग 90% सिलेबस क्या है पेपर में, टू द पॉइंट, या तो क्लास नोट से, या हम बात करें क्लास नोट से, या हम एमसीक्यू से, या पीवाईक्यू से, या हमारे संभावित जो भी प्रश्न है AQ, हमने इसको क्या कहा, AQ पर टॉपिक जो भी संभावित प्रश्नों का कार्यक्रम है इसको हमने AQ कहा। और एनसीईआरटी एक हमारे यहाँ वर्णनात्मक है और दूसरी हमारा पर टॉपिक आपको MCQ माध्यम से प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिसकी हम पर टॉपिक के आधार पर आपको शीट प्रदान कर दी जाएगी। और 90% जब एक आत्मा से कि टीचर ने इतनी मेहनत की है और पूरे पुरजोर समर्थन से या पुरजोर तरीके से अच्छी अध्ययन सामग्री का अध्ययन करके विद्यार्थी के सामने या क्लासरूम में उसको डिलीवर किया है, तो एक आत्मा से आवाज निकलती है कि हम 90% टू द पॉइंट पहुंच रहे हैं। क्या पहुंच रहे हैं? टू द पॉइंट पहुंच रहे हैं। तो 90% आपका जो सिलेबस है वो कवर करने के 90% आपका जो प्रश्न है प्रश्न पत्र में मिल जाएगा। जो आपका क्वेश्चन, जो आपका फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन पेपर होगा या एग्जाम होगा उसमें 90% प्रश्न आपके मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है काफी मनोवैज्ञानिक ढंग से तैयार किया गया है। पहले पीवाईक्यू जो अब तक 7 पेपर हुए हैं, फिर संभावित प्रश्नों का कार्यक्रम पर टॉपिक AQ, और एनसीईआरटी वर्णनात्मक और एनसीईआरटी MCQ। और इसकी एनसीईआरटी जो वर्णनात्मक है इसकी अप्रोच UG लेवल तक की होगी और PG टॉपिक हम अलग से आपको प्रोवाइड करवाएंगे फॉन्ट्स में। इस तरीके से हमने इसको 3 पार्टों में डिवाइडेड कर दिया है। और जब हम इस तरीके से एक 3 पार्टों में डिवाइडेड करने के पश्चात एक अच्छी साध और साधन की पवित्रता को लेते हुए इस तरीके से वर्क करेंगे या टास्क करेंगे, तो वहां एक सॉइल से आत्मा से एक पुकार आएगी कि जो हमारा फर्स्ट ग्रेड का ज्योग्राफी का जो एग्जाम होगा उस प्रश्न पत्र में, मतलब यहां से 90% प्रश्न क्या है उस क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे। और 90% जब क्वेश्चन मिल जाएंगे तो हम क्या है कि हमारी जो रणनीति है वो एक कारगर होगी, और कारगर होने के पश्चात हम क्या है चयनित हो जाएंगे। तो साथियों धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, धन्यवाद।